नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए अपन ने हिंदी साहित्य के इतिहास से विशिष्ट प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज के भाग 3 के अंतर्गत आज मैं 20 प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। 30 प्रश्न मैंने आपको पहले भाग 1 और भाग 2 में बताए थे। तो चलो शुरू करते हैं। अपभ्रंश को प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध किस विद्वान ने कहा है? तो ये विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, जिमी लोण बिलजई पानी एही तीमी घड़ी लई चित्त। तो ये पंक्ति किस विद्वान की है? ये पंक्ति सिद्ध संत जो है कणपा, उनकी पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार नमक में पानी विलीन हो जाता है, अपने अस्तित्व को उसमें समन्वित कर देता है, उसी प्रकार से किसी सिद्ध पुरुष को अपनी घरणी यानी अपनी स्त्री, जिस स्त्री के साथ वो रहता है उसमें इसी प्रकार विलीन कर लेने के बाद ही वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा इस पंक्तियों का अर्थ है। इसके बाद में हम देखते हैं, मुंज बड़ई मुणाल बई जुब्बड़ गयु न जूरी। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रसिद्ध जैनाचार्य मेरुत्तम की ये पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में यह अर्थ है कि एक नायक मुंज कहता है मृणालवती नायिका से। मुंज जो नायक है वो उसकी उम्र 22 से 24 वर्ष की है, और जो मृणालवती है ये प्रौढ़ा नायिका है, ये इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास है। तो वो कहता है, बढ़ई का मतलब है कहता है, मुंज कहता है, हे मृणालवती जुब्बड़ गयु न झूरी। अगर तुम्हारे शरीर में कुछ झुर्रियां भी आ गई है तो भी ये मत समझो कि तुम्हारा शरीर से यौवन का प्रस्थान हो गया है, यानी तुम्हारे यौवन में अभी भी वो आकर्षण है कि वो लोगों को आकर्षित कर सकता है। इसके बाद में अपन देखते हैं, हबकी न बोलीबा ढबकी न चालीबा धीरे दरीबा पावम। ये पंक्तियां किस की है? तो ये पंक्तियां हैं गोरखनाथ जी की, जो कि गोरखनाथ आदिकालीन संत माने जाते हैं और उत्तर भारत के सबसे अपने समय के सबसे बड़े नेता थे। और सिद्धों की जो प्रवृत्ति चली आ रही थी उनको उनका विरोध करके अपने नाथ पंथ को उन्होंने स्थापित किया था। अब आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कुमार रासों का रचनाकाल है। तो इसका रचनाकाल संवत 1730 से 1760 के मध्य है। और आचार्य शुक्ल जी ने इस जो कुमार रासो है इसको आदिकालीन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद में जो खोजें हुई, जो शोध हुए, उसके आधार पे इसका रचना काल संवत 1730 से 1760 के मध्य यानी रीतिकाल में इसको परिवर्तित माना जाता है। और ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसी के साथ अपन चलते हैं, भाषा की कसौटी पर इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल जो इसकी भाषा है बिल्कुल बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य शुक्ल जी का है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा है, और एक जगह वो इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ भी कहते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो की तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस अन्य ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक माना है? इसका मतलब इस जो सवाल है इसमें दो सवाल अपने आप में समावेश है कि पृथ्वीराज रासो को किसने अर्ध प्रामाणिक माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की तरह ही अन्य किस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक माना है? तो वह परमाल रासो। इसके बाद अपन देखते हैं, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विस्तृत, कहीं अधिक व्यापक, विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी कहीं देखा है। तो किस आंदोलन की बात हो रही है? यह बात हो रही है भक्ति आंदोलन की। और ये किस विद्वान ने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने ये कहा है। हिंदी अब आगे देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य में टीकाओं का युग जो रहा है वो कौन सा युग है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का है जो युग है, जो हिंदी साहित्य में टीकाओं का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय के जो विद्वान थे वो ये मानते थे कि जो
प्राचीन विद्वान थे या उनसे पहले जो विद्वान हो चुके थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में या काव्य क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है कि उनके सामने वो अपने आप को हीन महसूस करते थे, छोटा महसूस करते थे। इसलिए अब उनसे पहले या प्राचीन जो ग्रंथ थे उनकी व्याख्या करने में ही उन्होंने अपना साहित्य रचा है। और व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको आप जानते हैं टीका कहते हैं। इसलिए इस समय को 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के युग को टीका युग कहते हैं। और उसके बाद तो जो आगे परवर्ती विद्वान होते हैं उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं। आगे लिखते हैं प्रश्न संख्या 10 में, वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान के नरसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। ये कथन किसके बारे में है और किसने कहा है? तो ये कथन है कबीरदास जी के बारे में कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हम जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास जी के उद्धारक कहे जाते हैं, जिन्होंने एक बड़ी पुस्तक लिख के, कबीर नाम से एक पुस्तक लिख के कबीरदास जी के जीवन पे प्रकाश डाला, उनकी उस समय की प्रासंगिकता पर उन्होंने प्रकाश डाला। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपने इतिहास में कबीरदास जी को इतना महत्व नहीं दे पाए थे, उस कबीरदास जी को इन्होंने उद्घाट के जीवन को, उनके रचनाओं को नए सिरे से उद्घाटित किया है। इसलिए कबीरदास जी का उद्धारक भी कहा जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में आते हैं। एक रचना है श्याम सगाई। तो ये किसकी रचना है? तो ये नंददास की रचना है। इसके बाद में अपन देखते हैं अष्टछाप के प्रमुख कवि थे नंददास जी। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 12, जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। ये प्रसिद्ध कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, जो इन्होंने 1996 में जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें ये लिखते हैं कि आचार्य शुक्ल का इतिहास ही सब कुछ नहीं है और जो इसको सब कुछ मान रहे हैं उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। क्योंकि वो मानते थे कि उसके बाद से काफी कुछ शोध हुए हैं, कुछ नई खोजें हुई है, तो उसके आधार पर जो उन्होंने शुक्ल जी ने जो तथ्य रखे थे उनमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। अब आगे अपन देखते हैं हिंदी नए चाल में ढली। ये कब ढली? तो ये ढली 1873 में। और इसलिए ऐसा कहा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम हो गया था 8 अंकों के बाद में, उस पत्रिका में उन्होंने जिस हिंदी का प्रयोग किया वो बिल्कुल आधुनिक हिंदी के समीप थी। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हिंदी नए चाल में ढली, यानी अब धीरे धीरे अपने पुराने चोले को उतार के अब नए स्वरूप में वो आ रही है। और इसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है हिंदी के परिष्कृत और संशोधित स्वरूप की। इसलिए हिंदी नए चाल में ढली, ये 1873 इसको माना गया है, इसको एक आधार माना गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 14, मैं अलक्षित हूँ कवि कह गया है। ये पंक्तियां हमारे एग्जाम्स में आती रहती है, इसलिए इन पंक्तियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पंक्तियां जो हम देखते हैं, बहुत सारी पंक्तियां आती रहती है, तो हम एकदम से इनको याद नहीं कर पाएंगे, हमें अभ्यास करना होगा लगातार। भाई ये पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी है। तो आज हम इसमें देखते हैं कि हम अलक्षित, मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। मैं किसको दिखाई नहीं देता हूँ, मेरे विचार लोगों के सामने आते हैं, मेरे जो मैंने भोगा है वो लोगों के सामने आते हैं, यही कवि कह गया है। और ये का पंक्ति है महाप्राण निराला की। इसके बाद में अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है साकेत महाकाव्य, जो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य आप जानते हो प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा था 1914 में। और ये जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। तो इस महाकाव्य की ये पंक्तियां हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 16 कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के आधार पे कौन थे? तो आयु के आधार पे यहाँ उत्तर होगा इसका बालकृष्ण भट्ट जी। और अगर ये आयु के आधार पर नहीं आता है और ये से आता है कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, तो आप जानते हैं भारतेंदु जी स्वयं थे। लेकिन आयु के आधार पर आने से, क्योंकि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में और इनका बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1845 में हुआ था, तो इस हिसाब से आयु के क्रम से इनका ये उत्तर सही होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17, सिंह सेनापति और जय योधे के रचनाकार कौन है? तो इन कृतियों के रचनाकार है राहुल साकृत्यायी।
जिनका जन्म काल 1893 से 1963 रहा था। तो और ये इन्होंने यात्रा पर बहुत अच्छा साहित्य इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। ये भी रचनाएं जो सिंह सेनापति और जय योद्धे हैं लगातार परीक्षाओं में आती रहती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पत्र साहित्य के अंतर्गत हिंदी में मित्र संवाद के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इसके बाद अपन देखते हैं मुक्तिबोध की जीवनी के रचनाकार कौन है। मुक्तिबोध की जीवनी के रचनाकार है विष्णु चंद्र शर्मा। और आपने ये भी गौर किया होगा कि मुक्तिबोध नाम का एक उपन्यास भी लिखा गया है और वो उपन्यास लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। इसके बाद अपन देखते हैं अंतिम प्रश्न पे ब कलम खुद किस विधा की रचना है। तो ब कलम खुद जो है व्यंग्यप्रक निबंध रचना है और ये रचना है डॉक्टर नामवर सिंह की, जो कि एक बड़े आलोचक रहे हैं हिंदी साहित्य में। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये 20 प्रश्न देखे हैं और कुछ समय बाद में आपको अगली सीरीज मिलने वाली है, भाग 4 और भाग 5। आप लगातार इनको देखते रहिए। जैसे ही आपको समय मिलता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी सारे प्रश्नों को एक नज़र में डाल सकते हैं। और अगर आप इनको विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखें। और बहुत बहुत बधाई आपको, 2 दिन बाद ही आपका एग्जाम है। आपकी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद।